हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो आपका पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है तो प्रेजेंट का मतलब होता है, हूं, हो, और इंडेफिनिट का मतलब होता है ता, तेती। जैसा कि आपने वीडियो नंबर 1 में देखा होगा कि जो टेंस के पहचान है उनके 4 सूत्र मैंने आपको बता दिया है। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो प्रेजेंट का मतलब है, हूं, हो, और इंडेफिनिट का मतलब ता, तेती होगा। अर्थात इसका मतलब है कि जैसे यहाँ देखिए 4 उदाहरण दिए गए हैं। पहला है वह पढ़ता है, दूसरा है वह खेलती है, तीसरा है तुम हंसते हो, चौथा है सरला रोती है। तो अंत में जो प्रेजेंट है, देखिए सबसे पहले हम हिंदी के इन वाक्यों के अंत में जाएंगे। तो अंत में है मिल रहा है मिल रहा है, हो मिल रहा है मिल रहा है, यानी है, हूं, हो आने पर ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा। दूसरी बात यह है कि ता, तेती। अब है, हूं, हो शब्द से पहले आप देख रहे हैं ता आ रहा है, ती आ रहा है, ते आ रहा है, ती आ रहा है। तो ता, तेती, इसका मतलब ये चारों के चारों ही वाक्य जो हैं यह आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब ऐसे स्थिति में इनमें से हम पहले वाक्य को लेते हैं। देखिए, पहला वाक्य वह पढ़ता है। अब इस वाक्य को लेते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो चाहे इनमें से कोई भी वाक्य हो, हर एक वाक्यों के 6 लाइन्स बनेंगे। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। जिनमें से पहले वाक्य को मैंने यहाँ 6 लाइन में बदल दिया है। अब देखिए कैसे। बात यह है कि जैसे वह पढ़ता है तो यह इतना वाक्य जो है आपका अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव का मतलब ऐसा वाक्य जिसे हिंदी में आप स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात जिसमें किसी भी बात या तथ्य को स्वीकार किया जाता है। जैसे वह पढ़ता है तो इसमें पढ़ना स्वीकार किया जा रहा है कि वो पढ़ता है। दूसरी बात यह है कि वह नहीं पढ़ता है। दूसरा वाक्य आ जाता है कि इसमें बात को नकारा जा रहा है, स्वीकार नहीं किया जा रहा है, अस्वीकार किया जा रहा है। तो यहाँ ये आपका दूसरा वाक्य जो है निगेटिव बन गया। यानी कि जो निगेटिव बनाना है, निगेटिव कैसे बनता है, केवल नहीं शब्द लगा देना है, निगेटिव आपका बन जाएगा। तो देखिए, जैसे अफर्मेटिव में वह पढ़ता है ये स्वीकारात्मक है, और वह नहीं पढ़ता है केवल नहीं शब्द जुड़ने के कारण ये आपका निगेटिव बन गया। तो एक लाइन आपने देखा अफर्मेटिव का बना, दूसरा लाइन आपका नेगेटिव बना। और जब बात आती है इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव 2 तरह के बनते हैं। एक को हम कह सकते हैं ए टाइप, और दूसरे को हम कह सकते हैं बी टाइप। अब देखिए, ए टाइप का इंट्रोगेटिव वह होता है जो किसी ना किसी क्या शब्द से शुरू हो। अगर कोई वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाए सबसे पहले, तो वह इंट्रोगेटिव का ए टाइप बनेगा। तो ये आपका क्या वह पढ़ता है, यानी इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे वह पढ़ता है तो इसी में हमने क्या जोड़ दिया, क्या वह पढ़ता है। और दूसरा बी टाइप वह है कि जब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब वाक्य के बीच में आए। जैसे वह क्यों पढ़ता है, वह कब पढ़ता है, वह कहाँ पढ़ता है, वह कैसे पढ़ता है। तो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर हिंदी के वाक्य में बीच में आए तो वो आपका बी टाइप होगा। परंतु सबसे पहले अगर क्या आए, केवल क्या, तो वह ए टाइप होगा। ऐसा आप मत समझिएगा कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब बीच में आए तो बी टाइप है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब अगर पहले आए तो ए टाइप है। ये गलत है। पहले केवल जो आने वाला प्रश्नवाचक शब्द है वह केवल क्या होगा। यही चीज को याद रखिएगा, केवल क्या शब्द आएगा। क्या से अगर कोई वाक्य शुरू होगा तो वह ए टाइप होगा। परंतु बीच में आने वाले जो शब्द हैं वो तो क्या क्या आएगा ही आएगा, साथ साथ क्यों भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है, कब भी आ सकता है। तो ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं ये तो बीच में आ सकते हैं, लेकिन पहले आने वाले जो शब्द होंगे वह केवल क्या होंगे, जो ए टाइप बनाएगा। तो ए टाइप वे हैं जो क्या से शुरू हो, बी टाइप वह है जो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब बीच में किसी हिंदी के वाक्य के बीच में आए हों। तो इंट्रोगेटिव में आपने देखा कि 2 लाइन्स हैं। फिर आप कहा जा रहा है कि इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव, आई प्लस एन माने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका यह मतलब हुआ कि यही इंट्रोगेटिव लाइन्स आपको फिर लिखना। देखिए, क्या वह पढ़ता है तो क्या वह पढ़ता है, और बीच में केवल नहीं लगा देना है। तो क्या वह नहीं पढ़ता है तो यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। और बी टाइप लिखा गया वह क्यों पढ़ता है, तो यहाँ देखिए वह क्यों नहीं पढ़ता है, यानी केवल नहीं शब्द इसमें जोड़ा गया है।
और यही आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर देखा जाए तो कोई भी इसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो, ये जो है इसके मूल जो स्वरूप है वो तो चार केवल हैं। पहला आपका अफर्मेटिव है, दूसरा आपका नेगेटिव है, तीसरा इंट्रोगेटिव है और चौथा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, चार ही स्वरूप हैं। परंतु अफर्मेटिव में केवल एक लाइन होता है, नेगेटिव में एक लाइन होते हैं, इंट्रोगेटिव में जब आप जाते हैं तो इंट्रोगेटिव में आपका दो लाइन हो जाता है और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो यह भी दो लाइन हो जाता है। तो इस प्रकार सब मिला करके यानी 1+1+2+2 सब मिला करके 6 लाइन आपको, यहाँ 6 लाइन, कोई भी वाक्य 6 लाइन बनाता है। इस प्रकार कोई भी टेंस होगा तो किसी भी टेंस का 6 लाइन बनता है। ऐसे स्थिति में जो 6 लाइन बनाते हैं, कोई भी टेंस 6 लाइन बनाते हैं, उन 6 लाइन्स में से आपको बारी बारी से एक एक लाइन आपको सीखना है। तो आइए हम सबसे पहले चालू करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का जो होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करेंगे या उसके क्या नियम हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपको रूल्स सबसे पहले समझाएंगे, इसके बाद फिर नेगेटिव सेंटेंस समझाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बारी बारी से आप इसको सीखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अब आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले रूल नंबर 1 समझिए। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट एक साथ लिखे हुए हैं, जैसे ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, इनके साथ 7 लोगों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस यस या यस आपको लगाना है। दूसरा है आई, वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, ये 6 सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इसमें नो यस या यस, यानी कहने का मतलब यस या यस का प्रयोग इसमें नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कि इन सूत्र इनके आधार पर, इन नियमों के आधार पर हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला सवाल लिखा है कि वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, तो सबसे पहले यह ध्यान देना है, यहाँ जो वह आ रहा है यह इसकी अंग्रेजी क्या होगा, ही। वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही लिखा है, ही, सी, इट आदि के साथ क्या करेंगे, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ जो वर्ब है पढ़ने की अंग्रेजी वर्ब, इसको आप जब लिखेंगे तो पढ़ने की अंग्रेजी रीड होता है और यह रीड जो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको आप कह सकते हैं कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखिए तो जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसी में यस या यस आपको जोड़ना है। तो यानी कि ही के बाद जब रीड लिखा गया तो इसमें आपको यस जोड़ देना है। तो ये बन गया ही रीड्स, तो अर्थ देगा वह पढ़ता है। पुनः समझ लीजिए, इन सभी सब्जेक्ट के आने पर केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है। एक चीज और समझना है कि यहाँ पर यस लगेगा कि ईएस लगेगा, यह भी बात यहाँ आती है कि हम यस लगाएं कि ईएस लगाएं। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है एक नोट है, इसको आप पहले समझ लीजिए। जिन क्रियाओं के अंत में ओ, सी, एच, डबल एस अथवा एक्स आया हो, अगर ये लोग आते हैं तब आप ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि इनमें से कोई भी लेटर यानी अक्षर नहीं आता है तो आप केवल एस लगाएंगे। तो चूंकि यहाँ रीड में देख रहे हैं कि अंत में डी आ रहा है, तो इनमें से कोई भी नहीं आ रहा, ओ, सी, एच, डबल एस अथवा एक्स नहीं आ रहे हैं, इसीलिए केवल एस लगाया गया है। तो इस तरीके से अब आइए दूसरे सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ लिखा वह खेलती है, तो यहाँ वह पढ़ता, ये लड़का था इसलिए इसकी अंग्रेजी ही हो गया, और वह खेलती है तो ये लड़की है तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगा सी। सी माने वह हो जाएगा। तो अब देखिए जो आपने ही के साथ काम किया, जो ही के साथ नियम लगाया यानी यस या यस का प्रयोग, वही सी के साथ भी हो जाएगा। खेलने की अंग्रेजी हो जाएगी प्ले। अब आप प्ले में क्या करेंगे, प्ले में एस जोड़ देंगे तो सी प्लेज हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा वह खेलती है। अब आइए यहाँ देखिए, तुम हंसते हो, तो तुम की अंग्रेजी यहाँ लिखोगे यू हो जाएगा और हंसने की अंग्रेजी होती है लाफ, तो यू लाफ लिख देंगे। दूसरी बात यह, यहाँ देखिए आई, वी, यू, दे, द बॉय, द गर्ल्स, 6 लोगों के आने पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, यानी कि यह वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लग जा रहा है, इसमें जो है यस या यस का प्रयोग नहीं होगा।
इसी प्रकार सरला रोती है, तो सरला यह जो है नाम आ गया। अब देखिए यहाँ पर सरला, यह किसी का नाम आ गया, किसी लड़की का नाम आ गया। तो अगर सरला का हम प्रोनाउन बनाए तो इसका प्रोनाउन सी बनेगा, यानी कि सरला को भी उसी कैटेगरी में रखेंगे जिस कैटेगरी में सी रखा गया। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ ही सी इट राम सीता, तो जब सीता के साथ जो व्यवहार हो सकता है वही व्यवहार सरला के साथ भी होगा। तो ठीक उसी प्रकार सरला के अनुसार अगर देखा जाए, जैसे सीता के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगता है, इसी आधार पर सरला के साथ भी वही होगा। रोने की अंग्रेजी वीप होती है, तो यहाँ वीप में क्या कर देंगे, एस हो जाएगा। तो आपने देखा कि ही रीड्स बन गया, ही रीड्स, और इसके बाद दूसरा बन गया सी प्लेज, सी प्लेज हो गया, और तीसरा आपका बन गया यू लाफ हो गया, यू लाफ, और चौथा इसमें बन गया, चौथा आपका है सरला वीप्स, तो यहाँ हो जाएगा सरला, सरला और वीप्स हो जाएगा। यहाँ आपका ये बन गया, 4 पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं, सरला वीप्स, सरला वीप्स। तो यहाँ देखिए 4 तरह से ये जो हिंदी के उदाहरण थे इनका अंग्रेजी बना दिया गया। तो अब हम आपको इसके बारे में, ये 4 एग्जाम्पल्स जो हमने बनाया, अब ये तो इस नियम पर आधारित था। एक नियम इसका समझ लीजिए कि इसमें कैसे होगा। अगर ये लिखा हो कि जैसे वह इसमें लिखा हो कि वह पहुंचता है, अगर ऐसे लिखा हो पहुंचता है, वह पहुंचता है, तो पहुंचने की अंग्रेजी होती है रीच, तो ही लिख देंगे और यहाँ रीच लिख देंगे और इसमें ईएस जोड़ देंगे। तो अब ये बन जाएगा ही रीचेज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं CH आया है, इसीलिए यहाँ पर ईएस का प्रयोग आप कर देंगे। तो यही मेन रूप से अफर्मेटिव सेंटेंस का सामान्य नियम है। अब इसके पश्चात हम आपको एक एग्जाम्पल और देंगे। तो अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो अब आइए आप देखिए, जैसा कि आपने ये जो एग्जाम्पल देखा, इसमें केवल 2 चीजें थी। क्या थी, केवल आपका यानी कि सब्जेक्ट, यानी जिसको हिंदी में कर्ता कहेंगे, और प्लस इसमें आपका क्रिया यानी कि वर्ब, 2 चीजों का आपने इसमें उदाहरण देखा। ये सबसे छोटा वाक्य है और उसका उदाहरण आपको मैंने बताया। अब हम क्या करेंगे, इसी उदाहरण में, इन्हीं उदाहरणों में अब कर्ता क्रिया के साथ साथ एक चीज और जोड़ना होगा जिसका नाम कर्म होगा। अब देखिए कर्म भी अगर हम जोड़ देंगे तब यह वाक्य आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका कर्ता और क्रिया का था, पहला जो पिछला उदाहरण था। अब ये एग्जाम्पल में कर्म हमको ऐड करना है, केवल कर्म जोड़ना है। तो अब कर्म जोड़ेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए वह पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, तो कोई चीज आप रख सकते हैं। मान लीजिए वह अखबार पढ़ता है, आपने अखबार लिख दिया, तो अखबार जो है इसका कर्म बन गया। इसी प्रकार वह खेलती है, क्या खेलती है, मान लीजिए वो हॉकी खेलती है, हॉकी, आपने इसमें कर्म जोड़ दिया। तुम हंसते हो, तो तुम हंसते हो, तो इसमें कर्म अगर जोड़ना है तो हमेशा लिख सकते हैं, तुम हमेशा हंसते हो, तो हमेशा इसका कर्म बन जाएगा, हमेशा। और इसी प्रकार सरला रोती है, तो सरला रोती है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सरला बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो देखिए 4 शब्द इसमें जोड़ करके हमने इसमें कर्म ऐड कर दिया। तो जब हिंदी का वाक्य आप बनाएंगे तो वह पढ़ता है, तो ये जो अखबार है ये बीच में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, अब ये बनेगा वह अखबार पढ़ता है, वह अखबार पढ़ता है, वह अखबार पढ़ता है। अब देखिए बीच में आ गया, जो आपका कर्म है हिंदी के वाक्य में बीच में आ गया। और जबकि अंग्रेजी में ऐसे लिखना जैसे दिया, अभी हम दिखा रहे कैसे, तो ये तो आपका हो गया हिंदी में, आपने बीच में कर्म को जोड़ दिया। लेकिन जब आप अंग्रेजी इसका अनुवाद करेंगे ना, तो जैसे ये लिखा है कि वह पढ़ता है अखबार, ऐसे ही वह पढ़ता है अखबार, ऐसे ही आपको अंग्रेजी बना देना है। यानी कि वह पढ़ता है, तो आप पहला क्या लिखेंगे, वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा, और पढ़ता है तो क्या लिखेंगे, रीड, इसमें आप यस जोड़ देंगे। और अखबार पढ़ता है तो आप लिख देंगे द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर। अब जरा यहां समझिए, इसका मतलब हो रहा है वह
अखबार पढ़ता है, हिंदी में ये लिखा है, तो पहले नंबर 1 पर आपको लिखना है ये सब्जेक्ट, ये आपका नंबर 1 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर 1 है। और नंबर 2 आपका ये लिखा जाएगा जो वर्ब है, यानी वह पढ़ता है पहले लिख देंगे, और ये नंबर 3 लिखा जाएगा। इसी प्रकार जितने भी कर्म हैं ये नंबर 3 लिखे जाएंगे, और नंबर 2 आपकी क्रिया लिखी जाएगी, और नंबर 1 आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, वह हॉकी खेलती है तो दूसरा बन जाएगा सी, इसके बाद खेलती है प्लेज, और इसके बाद हॉकी, ऐसे लिख देंगे। तीसरा है तुम हंसते हो, तो यहाँ हो जाएगा यू लाफ, और यू लाफ के बाद यहाँ क्या लिखा, तुम हंसते हो यानी हमेशा हंसते हो, यानी कि तुम हमेशा हंसते हो, तो यू लाफ ऑलवेज हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। और चौथा पॉइंट आपका है, जो चौथा है कि सरला बहुत रोती है, तो ये हो जाएगा सरला, और इसके बाद वीप्स हो जाएगा, और मच हो जाएगा, या वेरी मच हो जाएगा। बहुत रोती है मच भी लिख सकते हैं, या वेरी मच भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें इसमें लिख सकते हैं, वेरी मच। अब जरा समझिए यहाँ पर कितना आसानी से जो 4 लाइन इससे पहले बनाया गया था, यहाँ देखिए, ये आपका पहला एग्जाम्पल एक तरह से हुआ जिसमें केवल कर्ता और क्रिया का एग्जाम्पल है, और जबकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया इसमें प्लस कर्म को भी जोड़ दिया गया, यानी कि तीसरे नंबर का भी उदाहरण दे दिया गया। तो कर्म में क्या करना था, केवल लास्ट में लिखना था। तो ये था आपका बेसिक रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। केवल बहुत ही साधारण सा नियम आपको समझना था, यही बात याद रखना। ये 7 तरह के जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि टोटल जो सब्जेक्ट है वो 13 हैं, इन 7 सब्जेक्ट के आने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या ईएस लगाना है, जैसा नियम कहेगा। और ये जो 6 लोग आ रहे हैं, आई, वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इनके साथ आपको यस या यस नहीं लगाना। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसके बावजूद भी अगर आपको कोई पॉइंट मिस कर रहा है तो आप पुनः वीडियो को देख सकते हैं, अथवा अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन कर सकते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, और जिससे कि जो भी मैं नए नए वीडियोज टेंस से संबंधित बनाऊं और उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।